एक जॉन रैम्बो एक पूर्व फौजी था। वह यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हिस्सा रह चुका था और उसे वियतनाम युद्ध में बहादुरी के लिए मेडल ऑफ ऑनर मिला था। युद्ध के दौरान उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था और एक जेल कैंप में बहुत बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। फौज छोड़ने के कई साल बाद रैम्बो अमेरिका में यहाँ वहां भटकता है। वह किसी से झगड़ा नहीं चाहता, उसे बस शांति चाहिए। लेकिन जब अपने ही देश में उसे अन्याय का सामना करना पड़ता है तो उसे फिर से अपने पुराने जख्म और जंग की यादें ताजा हो जाती हैं। क्या तुम नहीं देख सकते ये आदमी पागल है? मुझे परवाह नहीं है। साल 1980 अमेरिका। एक अकेला मुसाफिर जिसकी आंखों में खालीपन और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, एक शांत झील के किनारे बसे गांव में पहुंचता है। वह किनारे के पास एक साधारण से घर पर जाता है और वहां दो औरतों से पूछता है कि क्या वे उस आदमी को जानती हैं जिसके साथ उसने वियतनाम युद्ध लड़ा था। वे औरतें उस दोस्त की माँ और बहन निकलती हैं। रैम्बो उन्हें एक पुराना कागज दिखाता है जिस पर उनका पता लिखा है और एक फोटो जिसमें वह और उसका दोस्त फौजी यूनिफॉर्म में साथ है। माँ का चेहरा सख्त हो जाता है और वह बताती है कि उसका बेटा पिछले साल मर गया, कैंसर ने उसे फिर से ले लिया। महिला को लगता है कि इसकी वजह एजेंट ऑरेंज है, वह जहरीला केमिकल जो युद्ध के दौरान जंगल खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस खतरनाक रसायन ने जंगल तो नष्ट किए ही साथ ही कई लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। जॉन ये सुनकर हैरान और चुप रह जाता है। वह धीरे से तस्वीर महिला को थमा देता है और वहां से चला जाता है। दुख उसके दिल में अंदर ही अंदर टूट कर गिर रहा होता है। वह खुले हाईवे पर आगे बढ़ता है। शाम होते होते वह वॉशिंगटन स्टेट के एक छोटे से शहर होप पहुंचता है। वहां का लोकल शेरिफ विल टीसल, जो शहर के हर इंसान को जानता है, जॉन को तुरंत देख लेता है और उसे एक नजर में पसंद नहीं करता। रैम्बो के लंबे बाल और जैकेट पर बनी अमेरिकी झंडे की तस्वीर विल को छुपती है। वह बिना बात के ही मान लेता है कि ये आदमी मुसीबत लेकर आया है। जॉन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप चलता रहता है। न कोई मुस्कान, न कोई सफाई। विल उसे लिफ्ट देने का ऑफर करता है। थोड़ी देर सोचकर जॉन उसकी कार में बैठ जाता है। वह कहता है कि वह पोर्टलैंड जा रहा है, लेकिन शेरिफ को यकीन नहीं होता क्योंकि पोर्टलैंड तो उस शहर की उलटी दिशा में है। जब जॉन कहता है कि उसे सिर्फ कुछ खाना चाहिए तो विल कहता है कि सबसे नजदीकी ढाबा 50 किलोमीटर दूर है। मतलब साफ है, वो चाहता है कि जॉन यहाँ से चला जाए। विल को अपने शहर को साफ सुथरा और शांत रखना पसंद है। एक ऐसा अजनबी जैसे जॉन, चुप, गहरा, अनजान, उसे खतरे जैसा लगता है। उसका मानना है कि मुसीबत को शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहिए। सलीवा शहर के बाहर रैम्बो को उतार देता है और साफ कह देता है, वापस मत आना। जॉन फिर भी कुछ नहीं कहता। बाहर से शांत दिखाई देता है पर अंदर सेना की ट्रेनिंग उसके गुस्से को थामे रहती है। जैसे ही हल्की बारिश शुरू होती है वह बिना रुके सीधा फिर से शहर की तरफ मुड़ जाता है। वह शेरिफ की गाड़ी के चले जाने का भी इंतजार नहीं करता। उसे पता है उसके साथ अन्याय हुआ है और वह इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। विल उसे फिर देखता है और रास्ता रोकता है। इस बार जॉन उसकी ओर देखता भी नहीं। जब शेरिफ उसका हाथ पकड़ता है तो जॉन उसे एकदम सटीकता से झटक देता है। विल अब और बर्दाश्त नहीं करता। वह अपनी बंदूक निकालता है और रैम्बो को गिरफ्तार कर लेता है। जब तलाशी ली जाती है तो जॉन की बेल्ट से एक बड़ा चाकू निकलता है। तुम इतना बड़ा चाकू क्यों रखते हो? जॉन कहता है, शिकार के लिए। लेकिन विल उसकी बात को नजरअंदाज करता है और उसे थाने ले जाता है। थाने में हालात और खराब हो जाते हैं। विल उस पर आवारा घूमने, गिरफ्तारी में विरोध करने और छुपा हथियार रखने के आरोप लगाता है। बाकी पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन विल को बस अपना कानून व्यवस्था का घमंड दिखाना होता है। उसे रैम्बो के कपड़ों से मिट्टी की महक आती है और कहता है इसे नहलाने की जरूरत है। जॉन अब और सतर्क हो जाता है। उसे वहां हर कोई दुश्मन जैसा लगता है। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है। हथियार रखने की अलमारी, खिड़कियों पर लगी सलाखें, सब उसे उस कैद खाने की याद दिलाते हैं जहां उसे सालों पहले टॉर्चर किया गया था। अपने ही देश में फिर से कैदी जैसा महसूस करना असहनीय है। वह चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता और तलाशी में भी विरोध करता है। डिप्टी जी उसके गले से डॉग टैग्स, सेना की पहचान वाली चेन खींच लेता है और पढ़ता है, जॉन रैम्बो। उसे ये जानकर भी कोई इज्जत नहीं मिलती कि वो एक सोल्जर है। जब वे उसकी उंगलियों के निशान लेने की कोशिश करते हैं तो जॉन जोरदार विरोध करता है। टीसल अंदर आता है और उसे धमकी देता है कि उसे 90 दिन की जेल और $250 का जुर्माना देना होगा। वह कोर्ट की तारीख सुबह 10 बजे तय करता है और कहता है कि इस कैदी को साफ करो। बाद में जब जॉन को कपड़े उतारने पर मजबूर किया जाता है तो पुलिस वाले उसके शरीर पर गहरे और भयानक जख्मों के निशान देखते हैं। एक युवा अफसर मिच अब सोचने लगता है कि ये आदमी असल में है कौन। वह चाहता है कि शेरिफ को बताया जाए लेकिन जी अब तक गुस्से में है। वह जॉन को घुमाता है और डंडे से जोर से मारता है। और फिर आता है सबसे बड़ा अपमान। वे उस पर तेज प्रेशर वाली पानी की बौछार छोड़ते हैं और जी मुस्कुराता है जैसे ये सब मजा हो। जब पुलिस वाले सीधा ब्लेड, रेजर लेकर रैम्बो की दाढ़ी बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका पुराना दर्द जाग उठता है। उसे वियतनाम युद्ध की भयानक यादें फ्लैशबैक की तरह दिखने लगती हैं। उसकी सांसें तेज और भारी हो जाती हैं और फिर वह आपा खो बैठता है। कुछ ही सेकंड में जॉन जी और 2 और अफसरों को धूल चटा देता है। अब उसके अंदर की सेना वाली ट्रेनिंग जाग चुकी है, तेज, सटीक और खतरनाक। वह थाने से भाग निकलता है
रास्ते में अपना चाकू उठाता है और सीधे सड़क पर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वह एक आदमी को बाइक से गिरा देता है और खुद उस पर सवार हो जाता है। बारिश में भीगते हुए वह तेजी से भागता है। जी राइफल लेकर बाहर दौड़ता है। गोलियां चलाने ही वाला होता है, लेकिन टीसल उसे रोकता है। सड़क पर भीड़ बहुत ज्यादा है और तब तक रैम्बो नजरों से ओझल हो चुका होता है। अब रैम्बो बाइक की रफ्तार बढ़ा देता है। वह सड़क पर दौड़ रहा है और टीसल उसकी गाड़ी में पीछे लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही पीछा कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में पहुंचता है, रैम्बो को फायदा मिलने लगता है। टीसल वायरलेस से बैकअप बुलाता है, लेकिन उसका गाड़ी पर से कंट्रोल छूट जाता है और वह एक खड़ी पहाड़ी से लुढ़कते हुए जोर से क्रैश कर जाता है। रैम्बो की बाइक भी उस खतरनाक ढलान को झेल नहीं पाती। वह बाइक छोड़ देता है और पैदल दौड़ते हुए पहाड़ों की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे वह पूरी तरह जंगल और पहाड़ों में गायब हो जाता है। अब तुम जितना जा सकते थे जा चुके। बारिश में भीगा और थका हुआ रैम्बो जंगल के अंदर एक सुनसान निर्माण साइट, कंस्ट्रक्शन कैंप तक पहुंचता है। वह वहां से रस्सी और मोटे कपड़े इकट्ठा करता है और उनसे खुद के लिए एक अस्थायी ओढ़नी, क्लोक बना लेता है ताकि खुद को ठंड और बारिश से बचा सके। इधर शहर में टीसल खोज अभियान तेज कर देता है। वह कुत्तों की टीम और हेलीकॉप्टर मंगवाता है। अब उसका एक ही मकसद है, रैम्बो को ढूंढ निकालना। कुत्ते उसकी गंध पकड़ लेते हैं। रैम्बो लगातार उत्तर की ओर चलता रहता है। उसे रास्ता दिखाता है उसका चाकू, जिसकी मूठ हैंडल में एक कंपास छिपा है। लेकिन पीछे से खोज दल की आवाजें अब और नजदीक आ रही हैं। वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है, जहां अब उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वह चट्टान के किनारे से नीचे उतरने की कोशिश करता है। नीचे एक तेज बहती नदी है। तभी एक हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाता है। जी हेलीकॉप्टर में है, उसके हाथ में बंदूक है और उसे आदेश मिला है कि रैम्बो को जिंदा पकड़ा जाए। लेकिन वो आदेशों को अनदेखा करता है। वह पायलट को चिल्लाकर कहता है, अगर तू हेलीकॉप्टर स्थिर नहीं रखेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोलियां चट्टानों पर लग रही हैं और रैम्बो चट्टान से चिपका हुआ है। उसे पता है कि यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह छलांग लगा देता है। नीचे गिरते समय वह पेड़ों की डालियां पकड़ता है ताकि गिरने की गति कम हो सके। इससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसका दाहिना हाथ बुरी तरह फट जाता है। भी उसे खोज रहा है, लेकिन पेड़ों के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। तभी रैम्बो छुपकर एक पत्थर उठाकर हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड पर फेंकता है। पायलट डरकर झटका देता है और जी हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे से नीचे गिर जाता है, सीधे चट्टानों पर, और उसकी मौत हो जाती है। रैम्बो नीचे आता है, उसके शरीर को चेक करता है। कोई धड़कन नहीं होती। वह उसकी राइफल उठाता है और नदी के किनारे जंगल की ओर निकल जाता है। जब टीसल को जी की लाश मिलती है तो हेलीकॉप्टर से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ सन्नाटा। रैम्बो अपने चाकू में लगे औजारों से अपने कंधे की सिलाई करता है। इसके बाद वह धीरे धीरे खोज दल की ओर हाथ उठाकर बढ़ता है। लेकिन टीसल, जो एक ऊंचे किनारे पर खड़ा होता है, उसे चिल्लाकर कहता है, रुको। टीसल उसकी एक नहीं सुनता। बंदूकें उस पर सीधी तनी होती हैं। रैम्बो थोड़ा पीछे हटता है, तनाव में, सतर्क। तभी टीसल फायरिंग शुरू कर देता है। बाकी भी पीछे नहीं रहते। रैम्बो तुरंत चट्टानों के पीछे कूदता है और फिर से जंगल में गायब हो जाता है। टीसल अब हेलीकॉप्टर को बुलाता है ताकि जी की लाश लाई जा सके, लेकिन जवाब मिलता है, जी मर चुका है। टीसल गुस्से में चिल्लाता है, तो वो हराम हेलीकॉप्टर है कहाँ? लेकिन मौसम और तूफान इतना खराब हो चुका होता है कि कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। रेडियो पर आखिरकार सच्चाई सामने आती है। जॉन रैम्बो एक वीर सैनिक है, वियतनाम युद्ध का सम्मानित योद्धा। अब माहौल गरमाने लगता है। डिप्टी आपस में बहस करने लगते हैं और शेरिफ टीसल को ही दोष देने लगते हैं। तूने जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया था। गुस्से में टीसल मिच को पकड़कर जी की लाश दिखाता है और कहता है, मैं अपने दोस्त के लिए इंसाफ लेकर रहूंगा। बारिश में भीगते हुए खोजी कुत्ते आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन मौसम अब और भी मुश्किल हो गया है और साथ ही लोगों का मनोबल भी टूटने लगता है। तरह से लड़ाई के मोड़ में आ चुका है। उसके पास अब हथियार भी है और अनुभव भी। वह जंगल में जगह जगह जाल, ट्रैप्स लगाता है। वह एक हैंडलर के पैर में गोली मारता है, फिर कुत्तों को फंसाने के लिए एक नकली संकेत, डिकॉय का इस्तेमाल करता है और कुत्तों को मार देता है। टीसल अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन यह जंगल अब रैम्बो का इलाका है। रैम्बो अपने चाकू से झाड़ियों को काटते हुए एक एक करके पीछे आने वाले जवानों को बेहद चुपचाप और कुशलता से बाहर करता है। जंगल अब एक युद्ध का मैदान बन जाता है। अराजकता फैल जाती है। उलझन में कुछ पुलिस वाले एक दूसरे पर ही गोली चलाने लगते हैं। अब बाकी सभी घायल हो चुके हैं। बस शेरिफ टीसल ही बचा है। रैम्बो उसे घेर लेता है, बहुत तेजी से वार करता है। शेरिफ कुछ समझ पाता उससे पहले ही चाकू उसकी गर्दन पर होता है। रैम्बो उसे मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। वह बस अकेला रहना चाहता है, शांति से। वह ये साफ करता है और टीसल को छोड़ देता है, फिर जंगल में गायब हो जाता है, साथ में एक पुलिस रेडियो लेकर। जैसे ही घायल पुलिस वालों को जंगल से बाहर लाया जाता है, रिपोर्टर वहां पहुंच जाते हैं और राज्य पुलिस भी आने लगती है। लेकिन टीसल पीछे हटने से इनकार कर देता है। उसके लिए यह अब भी उसका ऑपरेशन है। अब जब उसे और ज्यादा पुलिस बल मिल गया है, वह इसे खत्म करने की ठान लेता है। तभी कर्नल सैम ट्रॉटमैन वहां आता है। वह कहता है, मैंने रैम्बो को ट्रेनिंग दी और 3 साल वियतनाम में उसकी कमान संभाली थी। वह सभी को बताता है कि जॉन रैम्बो अब तक का सबसे बेहतरीन सैनिक था। बिना खाना, पानी या किसी मदद के भी वह जिंदा रह सकता था, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों। ट्रॉटमैन खुद हैरान है
कि रैम्बो अब भी जिंदा है। वह टीसल को चेतावनी देता है, अपनी जिद छोड़ दो और यह पीछा बंद कर दो। रैम्बो को कुछ समय दो, फौज उसे सही तरीके से संभाल लेगी। लेकिन टीसल झुकने को तैयार नहीं। वह कमजोर नहीं दिखना चाहता। अब उसके पास 200 प्रशिक्षित अधिकारी हैं और उसे भरोसा है कि वे रैम्बो को चारों ओर से घेर लेंगे। ट्रॉटमैन जाते जाते बस एक गंभीर चेतावनी देता है, ताबूत तैयार करना शुरू कर। टीसल उसे रोकता है और साथ चलने को कहता है। उधर शहर में सब आने वाले तूफान की तैयारी कर रहे हैं और रैम्बो शांतिपूर्वक जंगल में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। वह जंगली सुअर का शिकार करता है खाने के लिए और एक सुनसान केबिन में डेरा डाल लेता है। चोरी किए गए पुलिस रेडियो से वह सब सुनता है। पुलिस वाले उसे सरेंडर करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन रैम्बो कुछ नहीं कहता। हालात शांत करने की कोशिश में टीसल कर्नल ट्रॉटमैन से कहता है कि वह रैम्बो से बात करे। उनका प्लान होता है रेडियो सिग्नल को ट्रेस करना। जब ट्रॉटमैन सेना की कोड भाषा में बोलता है, लीडर टू बेकर टीम रैम्बो रेवन वल्चर, तो रैम्बो चौंक जाता है। फिर कर्नल उनके पुराने यूनिट के सभी साथियों के नाम गिनाने लगता है। आखिरकार रैम्बो जवाब देता है, अब सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। ट्रॉटमैन दुख जताता है और रैम्बो से सरेंडर करने की गुजारिश करता है, लेकिन रैम्बो कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब शेरिफ ने पहली गोली चलाई थी। और फिर लाइन कट जाती है, सन्नाटा छा जाता है। अब बहुत हो चुका था। रेडियो सिग्नल ट्रेस हो जाता है और रैम्बो की लोकेशन मिल जाती है। सुबह होते ही पुलिस अफसर पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर रैम्बो उनसे बच निकलता है। वो एक नौजवान शिकारी हंटर को लगभग मार ही देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लड़का कोई खतरा नहीं है, तो वह उसे जाने देता है। मगर बाकी शिकारी इतने भाग्यशाली नहीं होते। वे रैम्बो को देख लेते हैं और पुलिस को सतर्क करने के लिए फायरिंग करते हैं। रैम्बो एक पुरानी खदान माइन ढूंढता है और उसके अंदर भाग जाता है। पुलिस अफसर उसका पीछा करते हैं, खदान के मुंह को घेर लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं होती कि रैम्बो ऑटोमेटिक राइफल से जवाब देगा। एक लेफ्टिनेंट उसे चेतावनी देता है, सरेंडर करने के लिए तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं, लेकिन रैम्बो चुप रहता है। तब वे एक रॉकेट खदान में दाग देते हैं। विस्फोट से खदान का रास्ता ढह जाता है, लेकिन रैम्बो ठीक समय पर अंदर की ओर भागकर बच जाता है। बाहर पुलिस वाले खुशी से फोटो खींचते हैं और घोषणा करते हैं कि अब सब खत्म हो गया। जब टीसल वहां पहुंचता है और देखता है कि क्या हुआ है, तो वह गुस्से से भर जाता है। उसने पहले ही कहा था गोली मत चलाना, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब वह कहता है, हमें अब सबूत के लिए उसकी लाश चाहिए, वरना मामला नहीं सुलझेगा। ट्रॉटमैन फिर आता है और शेरिफ की जिद को चुनौती देता है, लेकिन टीसल थका हुआ, गुस्से में और नियंत्रण की चाह में वहां से चला जाता है। बुलडोजर आने में अभी कई घंटे हैं, तो वो वापस स्टेशन चला जाता है। उधर रैम्बो अंधेरी खदान में संघर्ष कर रहा होता है। उसे वहां पुराने तेल के ड्रम मिलते हैं। वह एक मशाल जलाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन फिसल कर ठंडे पानी में कमर तक डूब जाता है। उसे उम्मीद है कि ये अंडरग्राउंड धारा किसी बाहर के रास्ते तक जाएगी। अचानक उस पर चूहों का झुंड हमला कर देता है। वह उनसे लड़ता है, फिर देखता है कि मशाल का धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। वह हवा के बहाव का पीछा करता है और खदान के बाहर निकल आता है। उसी वक्त टीसल एक लोकल बार में ट्रॉटमैन से मिलता है। अब वह थोड़ा शांत हो चुका है और कहता है, अगर मैं पहले कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो माफ करना, मैं बस माफी मांगना चाहता हूँ। वह पूछता है, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? टीसल मानता है कि उसने भी रैम्बो को मारने का मन बना लिया था, लेकिन कुछ था जिसने उसे रोक दिया। ट्रॉटमैन के पास कोई साफ जवाब नहीं है। उसे बहुत वक्त हो गया है उस इंसान को देखे हुए जो जॉन रैम्बो बन चुका है। सब लोग मान लेते हैं कि वो खदान के अंदर मर गया, लेकिन कोई भी पूरी तरह से पक्का नहीं है। रैम्बो जिंदा है। वो हाईवे पर चल रहे एक सेना के ट्रक को देखता है और उस पर कूदकर चढ़ जाता है। कैब ड्राइवर सीट वाला हिस्सा में जाकर वह चाकू की नोक पर ड्राइवर से पूछता तो पता चलता है कि ट्रक में M60 मशीन गन और गोला बारूद है। वह ड्राइवर को नीचे फेंक देता है और ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है। इस हाईजैकिंग की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। टीसल को कॉल आता है, रैम्बो वापस आ गया है, जिंदा और हथियारों से लैस। जैसे ही रैम्बो ट्रक चला रहा होता है, एक पुलिस कार उस पर गोली चलाती है और ट्रक की खिड़की टूट जाती है। रैम्बो उस गाड़ी को सड़क से हटाकर एक पार्क की गई गाड़ी से टकरा देता है। फिर रोड ब्लॉक तोड़कर सीधे होप शहर में घुस जाता है। एक पेट्रोल पंप पर ट्रक को क्रैश करता है, फ्यूल लीक हो जाता है और रैम्बो उसमें आग लगा देता है। भारी धमाका होता है जिससे पीछा कर रही गाड़ियां रुक जाती हैं और पूरा शहर अफरातफरी में डूब जाता है। अब रैम्बो के हाथ में M60 मशीन गन है और वह युद्ध के लिए तैयार होकर होप में प्रवेश करता है। टीसल आपातकाल की घोषणा करता है और सभी लोगों को घरों में रहने का आदेश देता है। सुरक्षा के लिए कृपया सड़कें खाली कर दें। पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रॉटमैन एक बार फिर टीसल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टीसल उस पर भड़क जाता है और आरोप लगाता है कि वह हमेशा से रैम्बो का साथ दे रहा था। वह बंदूक उठा लेता है और कर्नल को बाहर निकलने का आदेश देता है। कर्नल कुछ नहीं कहता, बस एक बार फिर चेतावनी देता है, यह अच्छा अंत नहीं होगा। वह खुद जॉन से बात करने की पेशकश करता है, क्योंकि शायद अब भी वही एक इंसान है जो रैम्बो तक पहुंच सकता है, लेकिन टीसल इनकार कर देता है। उसे अपना शहर किसी के हवाले नहीं करना। शहर में आग लगी है, फायर ब्रिगेड जूझ रही है और रैम्बो छाया की तरह छिपकर घूम रहा है। टीसल पुलिस स्टेशन की अटारी छत का कमरा में चढ़ता है। उसे लगता है कि रैम्बो सीधे उसे मारने आएगा। वह छत की जांच करता है। उसी समय गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। रैम्बो बिजली के ट्रांसफार्मर पर गोली चलाकर पूरे ब्लॉक की लाइट काट देता है। वह दुकानों पर गोली चलाता है ताकि पुलिस तितर बितर हो जाए।
फिर एक गन शॉप में घुसता है और बारूद को आग लगाकर धमाका कर देता है। धमाका पूरी सड़क को हिला देता है। टीसल परेशान है, उसे समझ नहीं आता अगली गोली कहां से आएगी। फिर रैम्बो सीधे पुलिस स्टेशन पर गोलियां चलाता है। गोलियों की बौछार में रैम्बो खुद बिल्डिंग में घुस जाता है। उसे पता है कि टीसल ऊपर है। टीसल पहले गोली चलाता है, लेकिन रैम्बो नीचे से ऊपर की ओर फायर करता है, जिससे टीसल छत के कांच तोड़कर नीचे गिर जाता है। वह जमीन पर गिरता है घायल। रैम्बो उसके ऊपर खड़ा है, गोली चलाने ही वाला है। तभी कर्नल ट्रॉटमैन की आवाज धुएं के बीच गूंजती है, रुको। टीसल जमीन पर पड़ा कराह रहा है, फिर भी रैम्बो को पागल कहकर गालियां देता है, लेकिन कर्नल शांत और सख्त लहजे में बोलता है, अगर तुमने आगे कुछ किया तो पूरी अमेरिकी सेना तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिरकार रैम्बो बोलता है, वो टूट जाता है। वो सब कुछ कह देता है जो अब तक अंदर दबा रखा था। मैंने ये सब नहीं चाहा था। मैंने देश की सेवा की, मैंने उसकी जंग लड़ी, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे फेंक दिया गया। वियतनाम में वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी हैंडल करता था, आज कोई मामूली नौकरी भी नहीं दे रहा, कोई इज्जत नहीं करता, सब मुझे आवारा कहते हैं। मैंने सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मिला, और किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज में गुस्सा। मैं बस घर जाना चाहता हूँ, क्या आप कॉल करके। उसकी आवाज टूट जाती है। उसे अपने वो साथी याद आते हैं जो अब नहीं हैं। वो ट्रॉटमैन को बताता है कैसे एक दोस्त लैंडमाइन पर फट गया था, और वो मंजर आज तक भूल नहीं पाया। मैं सो नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, बस उन दोस्तों से बात करता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। हर साल दर्द और गहरा हो जाता है। कर्नल ट्रॉटमैन आगे बढ़ता है और रैम्बो को गले से लगा लेता है। ये सिर्फ एक गले लगाना नहीं है। सालों बाद रैम्बो को पहली बार थोड़ी सी राहत मिलती है। कुछ पल के लिए वो दर्द, वो बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। कर्नल के साथ वो अपना हथियार नीचे रखता है और आत्मसमर्पण कर देता है। बाहर की जंग खत्म होती है और साथ ही उसके अंदर चल रही जंग भी। यह फिल्म डेविड मोरेल की बेस्ट सेलिंग किताब पर बनी है, पर पर्दे के पीछे इसकी कहानी कुछ और ही थी। फिल्म का पहला कट इतना खराब था कि सिल्वेस्टर स्टैलोने रैम्बो ने खुद उसे खरीदकर नष्ट करने की कोशिश की। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।